अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा वो पेपर होगा मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 23। बेटा मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 23 AS लेवल। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा कहता है डिफाइन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन पूछ रहा है। आयोनाइजेशन का मतलब आपकी वो एनर्जी जो आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी गैशियस एटम में से रिमूव करने के लिए देते हैं, उसे आप फर्स्ट एनर्जी बोलते हैं। डेफिनेशन यकीनन आपने सही लिखी होगी बेटा, आपको ये आता होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड लिख दो या इंथैल्पी चेंज लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। एनर्जी required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom। आगे देखिएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट ए आर शोन इन द टेबल। सक्सेसिव एनर्जी किससे कहते हैं? अगर आप 1 by 1 किसी गैशियस एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बेटा वो जो सम होता है एनर्जी का, टोटल सम अप होता है, हम उसे बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे इसने एक एलिमेंट ए है, उसमें से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाले और आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। अब ये कहता क्या है? यूज टेबल 1.1 टू डिड्यूस द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए बेटा, क्या हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से एलिमेंट्स के ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ। कैसे? हम चेक करते हैं सबसे लार्जेस्ट जंप, आउटस्टैंडिंग जंप किन दो आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच में आ रहा है। अच्छा, वो जंप क्या शो करता है? चेंज इन शेल। उससे हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। और इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल से क्या पता चलता है बेटा? ग्रुप पता चलता है। तो आप चेक करें क्या आपको इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में सबसे लार्जेस्ट जंप नजर आ रहा है? यस, मुझे तो आ रहा है, ये रहा। अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आ रहा है ये 13,000 और 71,000 तकरीबन लार्जेस्ट जंप। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद जंप आया? 6 के बाद। इसका मतलब है ग्रुप 16 हो गया ना ये, ग्रुप 6 या ग्रुप 16। एक्सप्लेनेशन में क्या देखेंगे? लिखेंगे बेटा, देयर इज लार्जेस्ट जंप between 6th and 7th ionization energy बेटा। Across period 3 there is a general trend for the first ionization energy increases to increase। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक कह रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सही कह रहा है, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग सेम रहती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अगर आप सब शेल्स की शील्डिंग को इग्नोर करें, कुछ लोग सब शेल की शील्डिंग को इंक्लूड करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ जो शील्डिंग है वो सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपकी न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या हो जाता है? छोटा। तो ये सही कह रहा है। एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर
इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब हम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पर दो एक्सेप्शंस पढ़े थे, एक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में, और दूसरा सल्फर और फास्फोरस के बीच में। ये सल्फर और फास्फोरस की बात कर रहा है। देखो बेटा, सल्फर का प्रोटॉन नंबर होता है 16, फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर होता है 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है 3p4 पे, इसकी एंड होती है 3p3 पे। हालांकि सल्फर के प्रोटॉन ज़्यादा है, फिर भी सल्फर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस से कम होती है। क्यों? क्योंकि p4 के अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, 1 2 3 4, और ये पेयरिंग की वजह से क्या क्रिएट होती है? रिपल्जन। अच्छा, तो ये बात आपको लिखनी है, मैं इसे लिख देता हूँ। वो कह रहा है एक्सप्लेन करो, ठीक है? तो और अच्छी लाइनें दी हैं, आप खुल के लिख सकते हैं। Although sulfur has one more proton in nucleus, but sulfur has paired electron in 3p orbital, which creates repulsion। फास्फोरस में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट देखिए बेटा, डी, एन aluminium 2 plus ion, the nuclear attraction of outer electron is stronger than an atom of sodium। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये इसे कंपेयर क्यों कर रहा है। देखो बेटा, एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 होता है, तो अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 कर लें सपोज। अब आपने इसमें से दो इलेक्ट्रॉन हटाने, तो आपने पहले ये हटाया और उसके बाद एक एस में से हटाया, तो ये क्या बचेगा? 3s1। अब आप सोडियम एटम को देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। सबसे पहली बात तो हमें समझ में आई, वो एल्यूमिनियम 2 प्लस और सोडियम एटम को कंपेयर क्यों कर रहा है? दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एक बात। अब देखते हैं आगे क्या पूछता है। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रॉन्गर है, डेफिनेटली इसके प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इसके प्रोटॉन कम हैं, तो इसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम की। आगे देखें, कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है, ऑफ एल्यूमिनियम 2 प्लस आइन एंड एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, एक्सप्लेन वाई द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब बताओ, एल्यूमिनियम पे 2 प्लस चार्ज आ गया है, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है। अब आपको एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो वो उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। आपको सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो वो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट? वो कह रहा है एल्यूमिनियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, होनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम रेफरेंस दे देते हैं, बोथ, पहली बात, एल्यूमिनियम 2 प्लस आयन and sodium atom have same electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट दोनों की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ attraction in aluminium 2 plus is stronger on 3s electron
because of more number of protons in nucleus. तो वो जैसे चाहता था वैसे हमने लिख दिया, कंपेयर कर दिया. ई पे आओ. एन आइसोटोप ऑफ कॉपर हैज रिलेटिव आइसोटोपिक मास 65. वैसे तो ये बकवास कर रहा है, आइसोटोपिक मास जाहिर बते, अगर रिलेटिव आइसोटोपिक मास होगा तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स वगैरह में होगा. ये इसने न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है. खैर, कंप्लीट द टेबल 1.2 फॉर एन एटम ऑफ कॉपर 65. एटॉमिक नंबर कॉपर का, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से देख लो बेटा, 29 होता है. न्यूक्लियन नंबर इसी को कहते हैं, 65 हो गया. न्यूक्लियन नंबर किसे कहते हैं बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को. ठीक है, और ये हमेशा इवन नंबर में होगा, ऑड में कभी नहीं आएगा, वो उसमें नहीं आएगा, डेसिमल में कभी नहीं आएगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 65 माइनस 29 कर दो बेटा. तो 65 माइनस 29, 65 माइनस 29, 36 बेटा. इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 29. आपको याद होगा दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेप्शनल हैं, एक कॉपर और एक क्रोमियम. तो ये कॉपर की है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1. और अगर चाहो तो 4s1 3d10 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पहले फिल किसे करते हैं? 4s को. ठीक है, और याद रखिएगा कि कॉपर और क्रोमियम दोनों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द एलिमेंट कॉपर हैज़ रिलेटिव एटॉमिक मास 63.5. ठीक है, कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस. ओ लेवल के तरीके से कर लो. 63.5 को ग्राम में एक्सप्रेस करो तो एक मोल होगा. एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसे आप एटम्स कहते हैं 6.02 10⁻23 होंगे. आपको दिया हुआ है 1.05 ग्राम में होंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. 1.05 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5. ये मेरे पास आंसर आ रहा है 9.954. तो 9.95 इंटू 10⁻21 आंसर आ रहा है मेरे पास. चेक कर लें आप. कॉपर हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 1085 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर बाय रेफरिंग टू इट्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी को स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से कर लेते. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए पहले आप लिख लें और स्ट्रक्चर भी बता दें. जाइंट मेटालिक विद स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, giant metallic structure with strong metallic bond. और कंडक्टिविटी की होगी गुड कंडक्टर because of movement of delocalized electrons. क्वेश्चन नंबर 1 हुआ एंड. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ बेटा. पीरियड 3 एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड शो ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ऑन द फिगर 2.1 स्केच अ ग्राफ टू शो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3. हमने पीरियड 3 केमिकल पीरियोडिसिटी के अंदर पढ़ा. हमने पीरियड 3 के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनमें से एक प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट की भी थी. आई होप आप ख्याल रखेंगे. ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, सोडियम तो ग्रुप 1 का है, तो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम हो गया, फिर ये एल्यूमिनियम हो गया. सिलिकॉन को सबसे टॉप पे कर दो और फॉस्फोरस को सोडियम से नीचे रखना. ठीक है, याद रखिएगा. ये हो गया कंप्लीट. ये सब आपके पास लिखा हुआ. कंप्लीट टेबल 2.1 विद इंफॉर्मेशन फॉर सोडियम क्लोराइड, ओके, एंड फॉस्फोरस 5 क्लोराइड.
ठीक है, ये PCl5 के बारे में बात कर रहा है और ये NaCl के बारे में। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड। फॉस्फोरस सॉलिड। नेम ऑफ चेंज विच अकर ऑन एडिशन ऑफ वाटर, क्या होता है जब आप पानी में डालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है पानी में डालने से, याद है। तो हम लोग, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि हम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनके लिए वर्ड डिसॉल्व यूज़ करते हैं, और बाकी जो पीरियड 3 के क्लोराइड्स हैं उनके लिए हाइड्रोलाइज का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पीएच को चेंज करते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम लोग समटाइम्स हाइड्रोलाइज का वर्ड इसलिए भी यूज़ करते हैं बेटा, क्योंकि वो उसकी पीएच में स्लाइटली चेंज आता है 0.5 का, यानी 7 से पीएच को 6.5 कर देता है बस। तो हम लोग फॉस्फोरस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे हाइड्रोलाइज। टोटली नॉलेज बेस्ड सवाल है ये। पीएच 7 होगी बेटा सॉलिड सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने से, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, और इसकी पीएच 1 लिख दो, 1 लिख दो, 0 लिख दो, 0.5 लिख दो, 2 लिख दो, बट 2 से क्रॉस मत करना क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद बोल रहा है टेनिसीन। टेनिसीन इज एन unstable man-made element, okay? It is found below astatine, इसका मतलब है ग्रुप 17 का हो गया। The chemical property of tennessine and its compound have only been predicted, ठीक है। Suggest an equation for the reaction of NaTs and Br2, assume that, ये देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब आपने तो पढ़ा ही नहीं है कभी टेनिसीन होता क्या है। अब वो कह रहा है एज्यूम करो दैट द टेनिसीन फॉलो द सेम ट्रेंड एज द अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 17। अब व्हाट इज द ट्रेंड ग्रुप 17 में, टॉप टू बॉटम ग्रुप 17 में आप कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस, यही ट्रेंड है ना। ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो आप उनके स्टेट चेंज देखते हैं, ये सब आपने ट्रेंड के अंदर पढ़े हुए, राइट। तो वो कह रहा है सब कुछ सेम है। आगे देखो, एक्सप्लेन योर आंसर, इक्वेशन बनानी है। देखो वो कह रहा है अगर हम ब्रोमीन को सोडियम TS के साथ रिएक्ट कराएं, और वो कह रहा है ट्रेंड फॉलो करो, तो क्या ब्रोमीन TS नेगेटिव को, जाहिर बात है NaTS के अंदर TS पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, क्या ब्रोमीन TS को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू TS2 डायटोमिक के अंदर? यस, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आप दो तरीकों से लिख सकते हो, TS इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Br, या फिर Br इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन TS, तो ऑक्सीडाइज कर देगा। आपकी मर्जी है, जैसे भी लिख दो। ये बन जाएगा NaBr और साथ में TS2। तो मैंने कभी नहीं देखा ये एलिमेंट, लेकिन वो कह रहा है आप ट्रेंड फॉलो करें, कर लिया। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर oxidizing agent then TS, hence it oxidizes TS negative to TS2। तो हमने ट्रेंड फॉलो करके उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया बेटा। Some scientists predict that TS has properties typical of metal like copper. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। Complete table 2.2, the predicted melting point of tennessine, the lattice structure of solid chlorine, bromine and tennessine. Okay, predict the melting point of solid structure. Assume that TS has a properties typical of metals. अब देखो अगर वो टिपिकल मेटल की तरह है, कॉपर की तरह है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट था 1058 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें तो नहीं मालूम ना, वो कह रहा है वो बस उसकी प्रॉपर्टीज टिपिकल हैं मेटल्स की तरह। ओके चलो ये तो कर लेंगे ना, पहले तो ये दोनों कर लो। क्लोरीन का लेटेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूलर, ठीक है बेटा।
ये तो सिंपल मॉलिक्यूलर, ब्रोमीन भी सिंपल मॉलिक्यूलर होता है। अब अगर वो कह रहा है कि ये मेटल है तो आप इसे बोलेंगे जाइंट मेटालिक बेटा, इट विल बी नोन एज जाइंट मेटालिक। अब सवाल ये है, अगर वो जाइंट मेटालिक है और उसकी प्रॉपर्टीज कॉपर की तरह ही हैं तो क्या उसकी रूम टेम्परेचर पे स्टेट सॉलिड नहीं होगी? होगी। अब सॉलिड होगी और जाइंट मेटालिक का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड भी है, तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर होंगे या हाई? हाई होंगे। तो कुछ भी हाई लिख दो जो आपको लगता है। मुझे लगता है 300 400 तक लिख देना चाहिए मेरा ख्याल से, कि ये अच्छा खासा है। 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई बच्चा 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिख ले तो मुझे लगता है कि वो इसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम से कम भी मरा होगा किसी मेटल का, किसी कॉपर की तरह का मेटल होगा, तो मेरा ख्याल है इतना मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए। आई होप बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस ये ना ये सब बकवास सवाल किया उसने, मतलब बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो होंगे कि सर कोई रेंज हमको थोड़ी पता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर क्या करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे कहता है G belongs to a group of compound called ethers। बिल्कुल सही कह रहा है। आपको याद होगा ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और इसका नाम है, आप इसके दो नाम दे सकते हैं। कुछ लोग इसको डाई इथाइल ईथर कहते हैं, कुछ लोग डाई इथाइल ईथर, और कुछ लोग इसको इथॉक्सी ईथेन भी कह सकते हैं। आप इसे दोनों नाम दे सकते हैं। यू कैन कॉल इट इथॉक्सी ईथेन बेटा। सो डाइथाइल ईथर और इथॉक्सी ईथेन दोनों कह सकते हैं। देखते हैं आगे क्या बोलता है। इसका नाम है जी, ठीक है। When G C4H10O is heated, थर्मल डिकम्पोजिशन अकर्स, यानी ये ब्रेक डाउन होता है। आगे क्या दे रहा है? C4H10O गैस C2H6 दे रहा है, CO दे रहा है, CH4 दे रहा है, और इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा -7। ओके, आगे देखें क्या बोलता है। द एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ CO आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पता है ये डेटिव, एक डेटिव बॉन्ड होता है इसके अंदर। आपको ये जब हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल भी दी थी। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इन इज अ कोऑर्डिनेट। सही कह रहा है, ये देखो दिया हुआ उसने, कितनी हेल्प करता है। मतलब अगर बच्चा क्वेश्चन पढ़े ना अच्छे तरीके से तो उसको बहुत सारे रास्ते समझ आते हैं कि यार मुझे सॉल्व कैसे करना चाहिए इसको। ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दिस दिस। तो बेटा आपको याद होगा CO और ये शो करना है हमें डॉट एंड क्रॉस में। टू रिप्रेजेंट ऑक्सीजन को डॉट देना है, खुद कह रहा है, ठीक है, और कार्बन को क्रॉस देना है। तो ख्याल रखिए अगर ये नहीं दिया होता तो अपनी मर्जी से दे देते। नाउ मैंने एक बनाया फॉर द कार्बन और एक बनाया फॉर द ऑक्सीजन बेटा, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन हो गया और ये कार्बन हो गया, दो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जैसे दो तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, तो अगर हम इन्हें डॉट क्रॉस बनाए और ऑक्सीजन के डॉट हैं तो पूरा पेयर किसने दिया होगा? ऑक्सीजन ने दिया होगा बेटा। ऑक्सीजन पूरे का पूरा पेयर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइटिव बॉन्ड ना। अब ऑक्सीजन ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है एक लोन पेयर इसमें बचा। कार्बन ग्रुप 14 का है तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग बचे होंगे। ये हो गया डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड। आगे देखिए, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड O यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन टेबल 3.1 एंड एंथैल्पी चेंज। अच्छा ये वाले सवाल में ना मैं मुझसे अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं इस सवाल में? मोस्टली ये अच्छे बच्चे भी सवाल पूछ रहे होते हैं।
इसमें ज़्यादातर बच्चे ना फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैं उन्हें बोलता हूँ यार कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बात याद रखना बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग को ऐड करो, इसके बराबर कर दो, दैट्स इट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। भाई एंथैल्पी चेंज बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन के क्यों इक्वल होती है? तो ज़रा सोचो, जब आप किसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हो तो क्यों कहते हो? आप कहते हो व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड ब्रेकिंग। आप किसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक क्यों कहते हो? जब आप कहते हो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन द बॉन्ड फॉर्मेशन, यही बोलते हो ना। तो बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन को ऐड करो, ख़त्म बात, कन्फ्यूजन ही ख़त्म होगी। एक चीज़, दूसरी बात, ओ लेवल के बच्चों की तरह कर सॉल्व किया करो इसको, कोई बात नहीं। बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी, खत्म, और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, दैट्स इट, ये हो गई बात। एक और छोटी सी बात, जब बॉन्ड्स रिपीट हो रहे हों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, तो बेटा उन्हें कैंसिल कर दिया करो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो, ये देखिएगा, अब मैं आपको पूरा एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है ये सवाल मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। मतलब वो बहुत हायर लेवल पे सोच रहे होते हैं, जब फिर क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सी ओ सी सी एच 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 सी एच 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 और एच, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। सुकून से पहले चेक कर लेना इस रिएक्टेंट में कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहेंगे 10 बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, हो गए, आगे आओ। और देखो क्या है, इसमें 2 बॉन्ड्स हैं कार्बन और कार्बन के, एक ये रहा एक ये रहा। इसमें 2 बॉन्ड्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के, कैसे, एक ये रहा एक ये रहा, खत्म। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट है इथेन, ओके, ये देखिए बेटा, प्रोडक्ट है मीथेन, ये रहा, और आपका प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, वो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस, ये हमें निकालना है। ये सब बराबर किसके है, -7 के, ये रहा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस, हो गया डन। जरा प्रोडक्ट के अंदर चेक करो कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। चेक कर लें आप, कुछ नजर आ रहा हो तो बताएं, नहीं। अब आपके पास क्या बचा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये वाला जो हमें निकालना है। अब आप मेरी बात को पहले गौर से सुनिएगा, क्या मैं इन 10 कार्बन हाइड्रोजन से 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैंसिल नहीं कर सकता? कर सकता हूं। जितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उतने ही बॉन्ड ब्रेक हुए थे। आ जाओ, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन का, सॉरी कार्बन कार्बन है ये, ठीक है, ओके। अब देखिए दोबारा बेटा, यहां कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड, तो मैं प्रोडक्ट का एक बॉन्ड हटा दूं इससे। अब आप चेक करें टोटल आपके रिएक्टेंट साइड पर कितने बॉन्ड्स ब्रेक हुए, 2, कार्बन कार्बन का एक और कार्बन ऑक्सीजन के 2, बस टोटल 2 बॉन्ड ब्रेक। अब देखो कार्बन कार्बन आपको दिया हुआ है 350 और कार्बन ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 360 इंटू 2। मैं इसे ऐड करूं, ये देखिएगा 350 प्लस 360 इंटू 2, ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस 1070। आप चेक करें प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो भी कौन सा, सी ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखिए मैं कितना आराम से ये काम कर रहा हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग
प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। बॉन्ड फॉर्मेशन है ही सिर्फ एक, कौन सा, सी ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। आपको बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी दी हुई है, 1070 प्लस सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन -7, इसे वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा सी, नजर आ रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड ओ -7 -1070 -1077 बॉन्ड एनर्जी ना प्लस में होती है ना माइनस में, तो साइन मत लगाइएगा, बस क्या लिखेंगे 1077, बस यूं लिख दिया करें, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग को भी बोलते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन को भी बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं, इसलिए प्लस माइनस मत लगाया करें। ये हो गई आपकी बॉन्ड एनर्जी, कितना सिंपल। अब देखें मैंने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। सारे सवाल ऐसे सॉल्व करें, बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। 3 पे आए, व्हेन जी, वो जो ईथर था, इज हीटेड इन अ सील्ड कंटेनर एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कंप्लीट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन, स्टेट इट्स यूनिट। सिंपल, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या है बेटा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेन, सॉलिड इंक्लूड मत कीजिएगा, ये सभी गैसेस हैं तो सब डाल दें बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन हो गया, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H10O, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। यूनिट्स बताने, ऊपर 3 कॉन्सेंट्रेशंस हैं तो मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब हो गया, और नीचे मोल पर डीएम क्यूब है, तो ये कैंसिल करो, स्क्वायर बचा, खोल के लिख लो, मोल स्क्वायर और 2 3 6, डीएम -6, आंसर। Thermal decomposition of G in the presence of iodine affects the activation energy for the reaction। अब देखो, अब मसला यही है ना, कभी कभी फजूल बातें करता है, लेकिन मसला ये है, वो गोरा है हम काले हैं तो हम पे कोई यकीन नहीं करेगा। पहली बात तो ये है, आयोडीन एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आयोडीन तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, वो आपके रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ी इफेक्ट करता है। अब ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, ये हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत बोला करें, बट जब आपका एग्जामिनर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तुम तो क्लियर नहीं है। बच्चा मुझसे पूछता सर आप यूं कहते हैं, मैं अभी भी ये कहता हूँ, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर नहीं करता, कैटलिस्ट ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और A2 के अंदर आप ये बहुत डिटेल से पढ़ते हैं चीज़ें। आगे देखिएगा, टेबल 3.2 shows activation energy for thermal decomposition of this। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस विद एंड विदाउट I2। अब देखो, विद एक्टिवेशन एनर्जी है ये, और सही है, एक्टिवेशन एनर्जी विद और विदाउट आउट, सही है, विद एन, अच्छा ये विद हो गई और ये विदाउट हो गई, ठीक है, तो उसमें विदाउट लिखा हुआ नहीं, बट अब एक्टिवेशन एनर्जी लो, बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव रूट है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर है। इन समराइज करके अगर मैं आपको बताऊं, वो आपको बताना ये चाह रहा है कि यार प्लीज मेरी बात सुन लो, आयोडीन एक कैटलिस्ट है, बस ये बोलना चाह रहा है। अब उसको वो टेढ़े मेढ़े तरीकों से बताने की कोशिश कर रहा है, सीधा सीधा बता दे वो एक कैटलिस्ट है, खत्म। आगे देखिएगा क्या बोलता है, स्टेट व्हाट इफेक्ट एडिंग I2 टू द मिक्सचर हैज ऑन वैल्यू ऑफ Kc। भाई Kc Kp कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, मैं आपको कई दफ़ा लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आयोडीन तो इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करता। क्यों? आयोडीन मतलब कैटलिस्ट, इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो आप पहले तो लिख दें नो
effect on value of Kc because iodine is a catalyst which increases both rate of forward reaction and rate of बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को इंक्रीज कर देता है। आगे देखिए, फिगर 3.2 shows the Boltzmann distribution of energies for molecules of G at constant temperature। ठीक है, sketch on figure 3.2 the Boltzmann distribution of energy of molecules of G at higher temperature। हायर टेम्परेचर पे कर्व क्या होगा बेटा, राइट और डाउन होगा। तो आप अगर ये बनाएं, कुछ यहीं से शुरू करना है और ऐसे यहाँ तक लेके आना है। अरे यार, ये मुझे ना दो उसमें बनाना पड़ेगा, ये देखें। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा डाउन बनेगा हायर टेम्परेचर के ऊपर। आई होप ये आपने, इसमें कोई सवाल नहीं होगा आपका। द फंक्शनल ग्रुप इन जी इज एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू, यानी ईथर की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलता है, जी एच एंड जे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अब आपको याद होगा जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि ईथर हैज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल। तो इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होंगे, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एल्कोहल्स होंगे। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, पहले अपनी वर्किंग देख लें ना। जैसे 1 2 3 4 OH, 1 2 3 4 OH, 1 2 3 4 OH वगैरह वगैरह, 1 2 3 और ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये हो गए इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, इसके अंदर भी, ईथर के अंदर भी हो सकते हैं और भी चीज़ें। खैर आगे देखते हैं क्या बोलता है। H एंड J आर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, यानी उनमें कोई ब्रांच नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो अगर ब्रांच नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों हट गए। क्यों, उसने कह दिया ना स्ट्रेट चेन है। हाँ, अगर वो बोलता ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो हमें तो चारों पे शक था। आगे देखो क्या बोलता है, नेक्स्ट देखें, आगे चलें, उसके बाद क्या बोल रहा है। ये कह रहा है table 3.3 shows the boiling point and reactions of GHJ when heated under reflux with excess of K2Cr2 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ठीक है। अच्छा, मुझे शक है ये दोनों हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, शक है। आगे देखें, जी तो इसने दे दिया, ये तो जी है, ये तो इसने खुद ही दे दिया, ये रहा। और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दे दिया उसने बेटा, 35। अच्छा, हीट अंडर रिफ्लक्स विद K2Cr2O7 रीमेन ऑरेंज, जाहिर बात है ईथर ऑक्सीडाइज नहीं होते तो छोड़ दो। एच और जे को गौर से देखिए, ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन। अब आप गौर से सुनिए मेरी बात। अगर तुम में से कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आपने इसके आइसोमर अल्कोहल क्यों बनाए, ईथर भी तो बना सकते थे। हाँ, ऐसे इसका एक आइसोमर ये भी है, लेकिन मसला ये है अगर ये आइसोमर होता तो कभी भी K2Cr2O7 से रिएक्ट ना करता। वो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है अल्कोहल है, ठीक है। दूसरी बात, ये टर्शरी अल्कोहल है, राइट, यस और नो। टर्शरी अल्कोहल भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये कैंसिल क्यों कर दिया मैंने, इसलिए कि उसने लिखा हुआ है स्ट्रेट चेन। और स्ट्रेट चेन का मतलब ये हो गया बेटा कि आपने उसकी ब्रांचेस नहीं बनाई। नंबर 1 ये हो गई बात, तो सब कैंसिल हो गए। आखिर में मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। आगे देखें क्या बोलता है,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शोन बिटवीन G एंड H। अच्छा, G और H के फंक्शनल ग्रुप के बीच में आइसोमेरिज्म शो करता है। जज़ाक। तो G और H के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं बेटा, वो जो आइसोमर है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? भाई जाहिर बात है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो आइसोमर्स कौन से होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आप इन्हें कहेंगे बेटा दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए ईथर और अल्कोहल के बीच में। आगे आओ, उसके बाद क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोइंग बिट। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर मैं गौर से देखूं तो ये ब्यूटन 1 ऑल है और ये ब्यूटन 2 ऑल है, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। तो ये एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर बेटा। हो गए। ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एच जे, स्टेट द सिस्टमेटिक नेम ऑफ दिस। अच्छा, अब सवाल ये है, देखो ये दो में से कोई हो सकता है, ब्यूटन 1 ऑल और ब्यूटन 2 ऑल। सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि जे कौन सा है और एच कौन सा है? ये पता चलेगा बॉन्डिंग की नॉलेज से। अगर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हों तो उनका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर अनब्रांच्ड होंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उनकी एरिया ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब सोचो, एच का बॉइलिंग पॉइंट जे से ज़्यादा है, इसका मतलब है एच अनब्रांच्ड है, जे ब्रांच्ड, ओ सॉरी जे जो है वो उसमें ब्रांच टाइप की चीज़ें होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिए, इसे गौर से देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, चेन ये भी स्ट्रेट है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसके साथ ये एक छोटी सी ब्रांच टाइप की CH3 टाइप की निकली हुई है, लाइक दिस, ये वाला। तो अगर हम सरफेस एरिया को ओवरऑल चेक करें तो मुझे लगता ये है कि इट शुड बी द जे एंड इट शुड बी द एच। जो अनब्रांच्ड है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसमें बीच में कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर कोई किसी किस्म की सरफेस एरिया को कम करने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस शुड बी द जे बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड दिट शुड बी द एच बेटा। ये सब मेरा ख्याल है। तो एच को मुझे लगता है कि हमें ब्यूटन 1 ऑल लिखना चाहिए, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और हमें इसे ब्यूटन 2 ऑल लिखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 और CH3। इसका नाम होगा बेटा ब्यूटन 1 ऑल और इसका नाम मैं कहता हूं ब्यूटन 2 ऑल होना चाहिए। तो अगर तुम में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, तो मैंने उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो मैं सोच रहा हूँ। मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ये वाली चीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ 17 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, K हैज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, ठीक है। When K is added to 2,4-DNPH, orange PPT forms। अब सवाल ये है कि 2,4-DNPH ऑरेंज पीपीटी किसके साथ देता है? कार्बोनाइल के साथ। तो एक चीज तो हो गई, 3 कार्बन वाला कोई कार्बोनाइल है। अब सवाल ये है, प्रोपनॉन भी हो सकता है कीटोन, प्रोपनल भी हो सकता है एल्डिहाइड। आगे चलो क्या बोलता है, When K is warmed with Toluene's reagent, सिल्वर मिरर फॉर्म, कंफर्म्ड हो गया एल्डिहाइड है। अब आप 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? प्रोपानल। आगे देखो, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला, खुद कह रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर बोलता, मर्जी थी आपकी, डिस्प्लेड बनाओ 1 2 3।
each and every bond have to be shown. Each and every bond have to be shown as. आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसे कंप्लीट कर लूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।